कहाँ छुपा के रख दूँ मैं अपने हिस्से की शराफत, कहाँ छुपा के रख दूँ मैं अपने हिस्से की शराफत। जिधर भी देखते हैं बेईमान खड़े हैं, जिधर भी देखते हैं बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है देश, खेतों में बिल्डर और सड़कों पे किसान खड़े हैं, खेतों में बिल्डर और सड़कों पे किसान खड़े हैं। इसी विषय पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्यों जो किसान हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, क्या कारण है, इसके पीछे कौन से वो 3 बिल हैं, इन सब पे हम इन डिटेल चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि सभी हिंदुस्तानियों को ये पता होना ज़रूरी है कि कौन से वो 3 बिल थे जिस वजह से आज देश में एक आंदोलन चल रहा है। और आज 23 दिसंबर जो किसानों का दिन है, यानी 23 दिसंबर किसान दिवस है, इस दिन क्यों जो हमारा किसान है, क्यों जो हमारा अन्नदाता है वो भूखा रहेगा। तो आज आप सभी लोग जानते हैं किसान दिवस का दिन है, यानी आज किसान दिवस है, अन्नदाताओं का दिन है और इसी के दिन आंदोलन चल रहा है और 28वां दिन है आंदोलन का। आप सभी लोग ये जानते हैं। अब देखिए क्या हुआ, इस विषय पे हम चर्चा करने से पहले थोड़ा पीछे की तरफ चल लेते हैं कि इस आंदोलन में क्या राजनीतिक पार्टियों का कुछ हिस्सेदारी है या नहीं, किस प्रकार से यहाँ जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है, सारी बातें हम करने वाले हैं। और वर्ष 2016 की तरफ चल के तो चलते हैं हम वर्ष 2016 की तरफ। तो बरेली की रैली में मोदी जी ने अपने एक भाषण में अपना एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट को आप लोग सुनिएगा। राज्य सरकारें संकल्प कर सकती हैं, मेरे किसान भाई बहन संकल्प कर सकते हैं कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे तब तक हम किसान की इनकम को 2 गुना कर देंगे, उसकी आय 2 गुना कर देंगे। क्या ये काम हम कर सकते हैं? भाइयों बहनों, हो सकता है किसान की आय डबल हो सकती है, हो सकती है, किसान की आय डबल हो सकती है। 2022 में किसान की आय डबल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यहां तक बड़ा ही शानदार स्टेटमेंट था और वो स्टेटमेंट था, मोदी जी ने बोला था कि 2023 के आने तक मैं किसानों की आय को दुगुना कर दूंगा। हाँ जी, इस पे गौर करिएगा, किसानों की आय को दुगुना कर दूंगा। इसका मतलब मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि 2023 आने तक किसानों की जो आय है वो एकदम डबल हो जाएगी। तो आप लोग खुद सोचिए, किसी की आय को डबल करना ये कितनी बड़ी बात है। यानी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट 2016 की बरेली की रैली में दिया गया था और इस स्टेटमेंट को सत्य साबित करने के लिए मोदी सरकार ने अपना ये कदम उठाया है। तो हम यहाँ किसी भी राजनीतिक पार्टी का पक्ष या विपक्ष नहीं ले रहे हैं, हम एक विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या एक्चुअल में जो ये बिल थे वो सही तरीके से पेश हुए हैं या नहीं हुए हैं, या ये बिल पूरी तरीके से सही है या नहीं है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और हम इस विषय पे इन डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से वो 3 बिल है जिस पर इतना बड़ा हंगामा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहली जो बात है, सबसे पहला जो बिल है सितंबर में संसद से पारित किया गया और उस बिल में ये था, अनाज, दालें, प्याज और आलू ये आवश्यक वस्तुओं में अब काउंट नहीं होगी। यानी अनाज, दालें, प्याज और आलू, इनको आप अब आवश्यक वस्तु यानी आवश्यक खाद्य सामग्री में काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब आप इनको स्टॉक कर सकते हैं, यानी इन सभी वस्तुओं को आप जमा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, पक्ष और विपक्ष की बात हम लोग देख लेते हैं कि किसानों के अंदर क्या भय है और कुछ
इसके क्या नतीजे हैं, फ़ायदे हैं, दोनों पे हम चर्चा करेंगे इस पहले बिल पे। तो समझिएगा, अगर आलू, प्याज, अनाज व दालें आवश्यक वस्तु नहीं रहेगी तो कंपनियां इन्हें क्या कर लेगी, स्टॉक के रूप में जमा कर लेगी। अगर ये सब खाद्य सामग्रियां जमा होने लगेगी तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि प्याज, आलू, इन सभी की जो कीमतें हैं वो आसमान छुएगी। आज आप लोग 20 रुपये प्रति किलो या 30 रुपये प्रति किलो इन वस्तुओं को देखते हैं तो उसी हिसाब से आप अगले टाइम में 90 रुपये प्रति किलो इन्हें देख सकेंगे। तो ये किसानों का डर था। अब इसमें हम अगर पक्ष की बात लें कि इसमें भी कुछ फ़ायदा किसानों को हो सकता है, तो फ़ायदा ये है कि अगर आप इन आवश्यक वस्तुओं को अपने लेवल पे स्टॉक करते हैं, उसके बाद में कंपनियों से डील करते हैं, तो शायद इससे किसानों को फ़ायदा हो सकता है। तो ये एक पहला बिल था। अब आप खुद सोचेंगे कि इसमें किस प्रकार से नुकसान हो सकता है या किस प्रकार से फ़ायदा हो सकता है। तो पहला बिल ये था। अब हम बात करते हैं दूसरे बिल की। तो दूसरा बिल इस प्रकार है कि संसद में सितंबर को ही दूसरा बिल निकाला गया और इस दूसरे बिल में ये बताया गया कि जो किसान हैं वो अपने लेवल से थोड़ा बाहर की तरफ आए, अपने स्तर से थोड़ा बाहर आके बड़ी कंपनियों से डील करें, यानी बड़ी कंपनियों से अपनी जो फसल है वो साझा करें, जिससे क्या होगा, किसानों को जहां कम पैसा मिलता था वहां किसान डायरेक्ट कंपनी से सौदा करते हैं तो उन्हें एक अच्छी मात्रा मिल सकती है, एक अच्छा अमाउंट मिल सकता है अपनी फसल का। तो इस बिल के हम पक्ष और विपक्ष की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहले हम किसानों के भय की बात करते हैं, यानी विपक्ष की बात करते हैं। तो किसानों का भय ये है कि अगर हम किसी कंपनी से साझा करने जाते हैं तो कंपनी हमारा शोषण कर सकती है, यानी हमें कंपनियों से भय है क्योंकि हम अभी इतने शिक्षित नहीं हैं कि हम ऑनलाइन वे से किसी कंपनी से साझा कर सके। क्या पता कंपनी हमें पूरा ही डुबा दे। तो यहाँ पे किसानों के शोषण का बहुत ज़्यादा भय किसानों के अंदर है। अब हम इसके पक्ष की बात कर लेते हैं। तो सरकार का ये कहना है कि अगर किसान बड़ी कंपनियों के साथ डील करते हैं तो वहाँ पे किसानों को एक अच्छा अमाउंट मिल सकेगा जिससे वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन किसानों का दूसरा भय बड़ी कंपनियों के साथ डील करने का ये भी है कि किसान ये सोचते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, यानी 86% किसानों की जो ज़मीन है वो छोटे एक भूखंड की ज़मीन है, जबकि बड़े जो जमींदार हैं उनके पास ज़मीन ज़्यादा है। तो किसानों में भय है कि हमारी ज़मीन को कौन ठेके पर लेगा, क्योंकि बड़े जमींदारों के पास बड़ी ज़मीन है तो कंपनी तो बड़ी ज़मीन के साथ डील करेगी, हम छोटे किसानों के साथ कौन डील करेगा। तो ये जो किसानों का भय है ये दूसरा भय था और इस बिल पे इसीलिए अभी तक आंदोलन चल रहा है। तो ये दोनों बिलों की हम लोगों ने बात कर ली। अब हम बात करते हैं तीसरे बिल की। तो देखिए, तीसरा बिल कुछ इस प्रकार है। क्या हो रहा था, पहले जब किसान अपनी फसल को एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बेचा करते थे मंडियों में, तो वहाँ पे उनमें एक संतोष होता था कि हमारी जो ये फसल है उस फसल का हमें इतना रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात यहाँ पे चल रही होती है और हर किसान अपनी फसल का एक फिक्स अमाउंट लेकर ही जाता है। तो अब यहाँ पे एक बिल जारी कर दिया गया कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ अपनी जो फसल है उसको डायरेक्ट कंपनियों के साथ डील कर सकते हैं। यानी किसानों के अंदर ये भय आ गया कि शायद सरकार इन फ्यूचर, यानी भविष्य में सरकार हमारी ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को कहीं ख़त्म ना कर दे, यानी सरकार हमें पूरा कहीं कंपनियों के हाथों ही ना सौंप दे। तो ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, इस पे थोड़ा किसानों को भय हो रहा है।
तो ये बातें कर ली हम लोगों ने तीनों बिल की। तो अब ये जो तीनों बिल हैं वो किस प्रकार से जारी करने चाहिए थे, ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इस पे हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो देखिए, अब जो ये मामला है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ता चला गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना एक फैसला सुनाएगी, जो फैसला किसानों के हित में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये आंदोलन चल रहा है। तो अब हम पहले ये बात करते हैं कि अगर कोई कोर्ट में अपनी अपील जारी करता है तो किस प्रकार जारी कर सकता है। तो देखिए, किसी भी बिल के संवैधानिक और असंवैधानिक होने के सिर्फ दो ही रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता ये है कि संसद ने जो बिल पारित किया है उस बिल में कोई इस प्रकार की प्रक्रिया है जो हानिकारक है, यानी पहला हम किसी भी बिल को असंवैधानिक घोषित करने का यही तरीका रखते हैं कि प्रक्रिया ही गलत है, यानी जो प्रोसेस हो रही है वो पूरी की पूरी प्रोसेस ही गलत है, तो वो बिल असंवैधानिक घोषित हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप पे। दूसरा तरीका ये होता है असंवैधानिक बिल घोषित करने का, वो है कि प्रक्रिया तो सही है लेकिन उसका क्रम क्या है, गलत है। यानी हम दो प्रकार से बिल को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, एक तो प्रक्रिया के अनुसार और एक क्रम के अनुसार। आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रक्रिया के अनुसार हम कैसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, यानी ये पूरा जो बिल घोषित किया गया है वो गलत है तो असंवैधानिक हो जाएगा, सही है तो संवैधानिक हो जाएगा। अब हम समझते हैं क्रम के अनुसार। देखिए, मानिए आप क्या है सबसे ऊपरी मंजिल की तरफ खड़े हैं बिल्डिंग में। अब क्या हो रहा है, आपको नीचे की तरफ आना है, तो आप सीढ़ियों से होते हुए या लिफ्ट का सहारा लेते हुए नीचे की तरफ आएंगे, तो आप एक प्रॉपर क्रम में आ रहे हैं, ऊपर से नीचे फिर नीचे फिर नीचे, यानी प्रॉपर क्रम में आप लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं। लेकिन सोचिए, आपको ऊपरी मंजिल से सीधा नीचे जंप कराया जाए तो आपका क्या होगा, यानी आपने क्रम फॉलो नहीं किया है, यानी आपने रूल को तोड़ा है और आप डायरेक्ट जंप लगा रहे हैं। आपका जो प्रक्रिया है उसको कोई नहीं देख रहा, आपके क्रम को देखा जा रहा है कि आप सीढ़ियों से आए हैं, डायरेक्ट जंप लगा रहे हैं। तो दिखती सी बात है, सीढ़ियों से आते तो आप सही जगह पहुंच जाते, यानी आपका जो लक्ष्य है वो है ज़मीन पे पहुंचना। सीढ़ियों से आए तो भी ज़मीन पे पहुंचे, ऊपर से नीचे जंप लगाया तो भी आप ज़मीन पे पहुंचे। लेकिन जंप लगाने में रिस्क है, आपकी जान जा सकती है, आपका एक शरीर का जो पार्ट है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्रम के अनुसार कैसे कोई भी बिल असंवैधानिक घोषित हो जाता है। तो अभी जो स्थिति है उस स्थिति में हम प्रक्रिया को गलत नहीं बोल सकते, यानी जो प्रक्रिया है वो किसानों के हित में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी कोई भी वकील, पूरे इंडिया का कोई भी वकील असंवैधानिक प्रक्रिया के तौर पे नहीं बोल सकता कि हाँ जी ये असंवैधानिक बिल है, क्योंकि इसमें तो देखिए फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। क्लियरली ये हम लोग नहीं बता सकते कि इसमें नुकसान ही होगा। तो कोई भी वकील प्रक्रिया पे बात नहीं कर रहा है, सब क्या कर रहे हैं, क्रम के अनुसार बात कर रहे हैं कि जिस प्रोसेस को जिस क्रम में लाया गया है वो क्रम गलत है। यानी आप लोगों को पहले एक बिल लाना चाहिए था, फिर दूसरा बिल लाना चाहिए था, फिर तीसरा बिल लाना चाहिए था। किसानों को एक आश्वासन दिलाना चाहिए था कि जो भी होगा वो एकदम सही होने वाला है, आपके हितों में होने वाला है। लेकिन सरकार ने किस क्रम में इस बिल को जारी किया है वो क्रम सबके समझ से बाहर है, इसलिए ये आंदोलन हो रहा है। मेरा ये मानना है, आपका क्या कहना है इस पूरे विषय पे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।